मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वारदात, शराब व्यवसाय के मुनीम का रुपयों से भरा बैग उड़ाया, पैसे जमा कराने बैंक पहुंचा था मुनीम, पुलिस ने जारी किए फुटेज। सावेर यूको बैंक में पिस्टल की नोक पर सनसनीखेज लूट, हेलमेट धारी बदमाशों ने उड़ाया 65,000 रुपयों से भरा बैग, कर्मचारियों को बनाया बंधक, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए है बेहतर हालात, सरकार ने किए हैं भारतीयों की सुरक्षा के प्रयास तेज, कहा ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जूड परेरा ने। MRP से 2 गुने दाम में मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचना होटल संचालक को पड़ा भारी, नापतौल विभाग ने दर्ज किया प्रकरण। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की 3 सौदागर पकड़ाए, 10 पिस्टल 2 कट्टे जब्त। मालाकार हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 2 वर्ष पूर्व हीरानगर थाना क्षेत्र में हुआ था जघन्य हत्याकांड, परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से की गई थी हत्या। विश्वविद्यालय ने की पहली बार CET के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, MBA, MTech व MCA में दिखाई विद्यार्थियों ने रुचि, 2698 सीटों के लिए काउंसलिंग। और वन विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी, पश्चिमी क्षेत्र से पकड़े विभिन्न प्रजाति के 70 से ज्यादा सांप जंगल में छोड़ा। भारतीय स्टेट बैंक में रुपया जमा कराने गए एक शराब व्यवसायी के अकाउंटेंट का लाखों रुपए से भरा बैग बदमाशों ने उड़ा दिया। बताया जा रहा है अकाउंटेंट रोज की तरह बैग में रुपया लेकर सिल्वर मॉल स्थित बैंक पहुंचा था, जहां पहले से ही मौजूद बदमाश मौका पाते ही रुपयों से भरा बैग गायब कर गए। सोमवार दोपहर SBI के सिल्वर मॉल स्थित ब्रांच में अज्ञात बदमाश महेश कोडवानी नामक शख्स को गुमराह करते हुए 4 लाख रुपए से भरा बैग ले उड़े। तुकोगंज पुलिस के अनुसार फरियादी महेश कोडवानी शराब और कमोडिटी व्यवसायी तेजेंद्र सिंह भाटिया की फर्म में बतौर मैनेजर काम करता है और रोजाना सिल्वर मॉल स्थित SBI की ब्रांच में पैसा जमा करने आता था। महेश कोडवानी के मालिक तेजेंद्र सिंह भाटिया ने बताया, सोमवार को भी महेश कोडवानी बैग में 4 लाख रुपए बैंक में जमा कराने करीब 12:30 बजे बैंक पहुंचा, जहां कुछ बदमाशों ने महेश कोडवानी को गुमराह करते हुए कुछ ही मिनटों में रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया। ये मेरा कैशियर है, रोजाना ही आता है कैश जमा करने के लिए, तो इसके लिए 4 लाख रुपए कैश जमा कराने आया था और उसी बीच में मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने उसको इशारों से बुला के और बैग उसका जो है CSP राजेश रघुवंशी के अनुसार फरियादी महेश को करीब 4 से 5 बदमाशों ने गुमराह कर रुपयों से भरा बैग उड़ाया। अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान कर रही है। ये आज दिन की घटना है, SBI ब्रांच है RNT रोड पर, जिसमें 12:30 के आसपास डिजाइनर कंपनी का एक मैनेजर है, समय से काम देखता है। ये 4 लाख रुपए एक बैग में लेके जमा करने यहाँ पे आए थे, तो कुछ लोगों ने जिनकी संख्या संभवतः 2-3 हो सकती है, उनमें से एक व्यक्ति ने उनका ध्यान बताने के बाद जो रुपयों से भरा बैग था वो उठाकर वो ले गए। अभी संदिग्ध तो नहीं लगता है, पैसा तो कोई लेके गया है और पुलिस अभी देख रही है इन सब चीज़ों को, CCTV फुटेज भी हम देख रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं।
तुकोगंज पुलिस ने मामले में बैंक के कर्मचारियों समेत कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना की गंभीरता देखते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर एसएसपी एसआई मनोहर ने भी मौके का जायजा लेने के साथ ही बैंक के अधिकारियों से जानकारी ली। सावेर रोड की जनपद पंचायत के पास स्थित यूको बैंक की ब्रांच से दो बदमाश बंदूक की नोक पर 65,000 रुपए लूट ले गए। चेहरे पर हेलमेट और मुंह पर कपड़ा बांधे दोनों बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद बैंक स्टाफ को बैंक के कमरे में बंधक बनाकर भाग निकले। वहीं घटना के कुछ ही घंटों बाद यूको बैंक ने लूट के सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए हैं। हम दिखाते हैं आपको किस तरह आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। सोमवार सुबह सावेर जनपद पंचायत के पास स्थित यूको बैंक में हुई 65,000 की लूट की वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी पद्म विलोचन शुक्ल के अनुसार सुबह करीब 11 बजे हेलमेट और मुंह पर रुमाल बांधे हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और मैनेजर से बदसलूकी करते हुए अकाउंट सेक्शन से 65,000 रुपए ले उड़े। एडिशनल एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने बताया कि यूको बैंक की यह ब्रांच कुछ महीने पहले ही खुली है। बैंक में ज्यादा कैश नहीं होता है, लेकिन बैंक में सुरक्षा गार्ड के नहीं होने और अलार्म का उपयोग नहीं हो पाने के कारण आरोपी वारदात को अंजाम दे गए। यहाँ पे लगभग जो आरोपी हैं वो सीसी फुटेज के आधार पे लगभग 5 मिनट के आधार रहे हैं और यहाँ पे 2 महिलाएं और उसमें 2 पुरुष अधिकारी थे। बैंक में और भी कैश था? बैंक में और कैश नहीं था उस समय। सर क्या लगता है रेकी की गई हो बैंक के पूरे? बिल्कुल, ये इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी रेकी की गई है। बिल्कुल इस घटना की रेकी की गई है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग फुटेज देख रहे हैं तो बिल्कुल लग रहा है कि उन्होंने पहले ही इस घटना की रेकी की होगी, 1-2 दिन पहले की हो, जब भी की हो। बैंक में कोई गार्ड हो? बैंक में कोई गार्ड नहीं था और बैंक में बेल सिस्टम जरूर है, पर बेल का उपयोग नहीं किया गया है। और बाद में पर जो मैनेजर साहब हैं उनके द्वारा 100 नंबर पर कॉल किए गए, जिसके आधार पर थाना प्रभारी साहब मौके पर पहुंचे। यूको बैंक के मैनेजर हर्षद पंड्या ने बताया, आरोपी जब बैंक में घुसे उस वक्त बैंक में उनके सहित 2 महिला कर्मचारी और 1 चपरासी मौजूद था। आरोपियों ने बैंक में घुसते ही सबसे पहले उनसे मारपीट की और रुपया ले जाने से पहले बैंक में मौजूद समस्त स्टाफ को एक कमरे में बंद कर गए। 30 साल का है, एक ने हेलमेट पहना था और एक ने रुमाल बांधा था। हेलमेट भी पूरा पहना था। उन्होंने आते के साथ ही बंदूक वगैरह बताई, दोनों के हाथ में बंदूकें थी और जो जहाँ खड़ा वहीं खड़े रहने के लिए बोला और जितना पैसा है देने के लिए बोला केस का। तो हमने बोला अभी कुछ नहीं हमारे पास, उज्जैन से या इंदौर से आएगा जब दे पाएंगे। क्योंकि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपका यहीं पैसा है जो है देख लो आप। हम आर्गूमेंट उनसे करते रहे कि अभी आधे घंटे बाद केस आएगा, अभी नई ब्रांच खुली 3 महीने पहले, इसलिए हम यहाँ केस नहीं रखते कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हमको फिर चारों स्टाफ को हम आर्गूमेंट कर रहे थे, धक्का मुक्की करके अंदर सेफ में ले गए। वो सेफ की चाबी के दे, चाबी भी क्या उज्जैन में हमारी रहती, हम आधे घंटे बाद सब आएगा। तो ठीक है आप अंदर रहो, हम बाहर आधे घंटे इंतज़ार करेंगे जो आप, और आपने कुछ भी करा तो अभी हम यहीं हैं बाहर ही। हमको अंदर बंद करके वो चले गए, मतलब बाहर रहेगा, हमको अंदर बंद कर दिया। अंदर से फिर हमने थाने में फ़ोन करा, थाने से 5 मिनट के अंदर ही सब आ गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों को सुरक्षा साधनों की कमी के चलते लूट और ठगी के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बदमाशों ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली इस बैंक को अपना निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए पहले से बेहतर हालात हैं। सरकार ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे अब भारतीय पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। यह कहना है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू द शैडो मिनिस्टर ऑफ मल्टीकल्चर अफेयर जूड परेरा का। परेरा इंदौर के एक निजी कॉलेज में मल्टीकल्चर यानी बहुसंस्कृतिवाद पर छात्रों को व्याख्यान देने पहुंचे थे। एक पत्रकार वार्ता में परेरा ने कहा कि आज जबकि विश्व एक गांव के समान नजर आने लगा है, ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि हम अपनी संस्कृति व परिवेश को दूसरे देशों के साथ शेयर करें। कुछ सालों पहले भारतीय छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में हुए हमलों पर परेरा ने कहा कि जो परिवेश उस वक्त भारतीयों के लिए था, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। छात्रों को सुरक्षा, जीवन यापन, सरकारी सहायता जैसी मूलभूत चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। At the time, government increased police presence in railway stations where most of the attacks took place, and also
establish a multicultural unit in the police, Victorian police, not just the Indian policemen but also Asian police, multicultural police unit. Now they have a website in Hindi, so that moms and dads go into that and read it and advise the students and understand the Victorian situation. And there's an information desk in the airport which is manned by the volunteers. So as students go into Victoria, so they can contact them and talk to them and get information about their safety and what they should do and what they shouldn't do. And most of actually this was hyped up for political reasons, but it wasn't that, like, yes, there were incidences, not to the extent that was reported here. I mean, and the person who was involved in that at the time, he speaks to me. He regrets what he did. So at the moment, nothing has, for 2012, nothing has been reported. भारतीय सरकार से सहायता के बारे में पूछे गए सवाल पर परेरा कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन इतना जरूर कह गए कि दो देशों को आपसी रिश्ते बनाने के लिए विश्वास की खासी जरूरत होती है और भारत सरकार ने उनके देश के प्रति सकारात्मक रवैया इख्तियार किया हुआ है। इससे पहले बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बात करते हुए जूड परेरा ने बताया कि सामाजिक लोगों के अस्तित्व को वास्तविक रूप से अभिव्यक्ति ही बहुसंस्कृतिवाद है। परेरा ने दावा किया कि मल्टीकल्चरलिज्म के माध्यम से यदि शिक्षा दी जाए तो इसका अचूक असर देखने को मिलता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए पीटीवी न्यूज। एमआरपी से दोगुने दाम में मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचना दो होटल संचालकों को भारी पड़ गया। मंगलवार को नापतौल विभाग ने C21 मॉल के शीशा स्काई लॉन्च और लार्ड फूड कोर्ट पर शिकायत मिलने के बाद आकस्मिक रूप से पहुंचकर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की। आम उपभोक्ता से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने पहुंची टीम ने पहले खुद एक आम आदमी की तरह मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, फिर बिल लिया और उसके बाद कार्रवाई की। नापतौल विभाग के इस नाटकीय घटनाक्रम की जानकारी किसी को नहीं थी। पहले नापतौल विभाग के अधिकारी दोनों ही रेस्टोरेंट पर आम आदमी की तरह ग्राहक बनकर गए और फिर मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर किया। पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बकायदा उसका बिल भी लिया। जब बिल की राशि एमआरपी से दोगुनी होने पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों को कार्रवाई करते देख संचालक भी चौंक गए, दबाव प्रभाव बनाने की कोशिश करने लगे। विभाग ने मौके पर ही दोनों संचालकों का प्रकरण बनाया। इसके पूर्व उन्होंने मेन्यू कार्ड से कीमतों का भी पता लगाया। दोनों ही जगह से विभाग के अधिकारियों ने मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी जब्त की, जिस पर एमआरपी 15 और 30 रुपए प्रिंट थी, लेकिन इन्हें 30 और 50 रुपए में बेचा जा रहा था। कार्रवाई की जानकारी देते हुए विभाग के निरीक्षक संजय पाटनकर ने बताया कि दोनों रेस्टोरेंट संचालक एमआरपी से दोगुनी कीमत में मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे, जिनके खिलाफ शिकायत मिलने पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की गई। अब यह प्रकरण डिप्टी फूड कंट्रोलर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में दंड और न्यायालय से सजा के प्रावधान होते हैं। जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि इनके द्वारा वास्तव में जो बॉटल्स पे जो एमआरपी लिखी गई है उससे डबल के लगभग कीमत वसूली जा रही है। तो ये पैकेज कमोडिटी रूल्स का वायोलेशन होने के कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमने आगे आप जो हमारे डिप्टी कंट्रोलर कार्यालय वहाँ पर ये मामला का प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें जो भी फाइन या जो भी फर्दर एक्शन होगा वो वहाँ से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसमें वो लिया जाएगा।
बहरहाल आम आदमी भी यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए और उनके साथ हो रही लूट खसोट की शिकायत नियमानुसार संबंधित विभाग को करे तो ऐसे लोगों की मजाल नहीं कि वह आम आदमी से कीमत से अधिक पैसा वसूल लें। क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 दर्जन अवैध पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी शहर में अलग अलग जगह हथियारों के सौदे के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पिछले 1 साल में शहर में कई हत्याकांड और गोलीकांड की घटनाएं हुई, जिनमें से अधिकांश वारदातें अवैध हथियारों से अंजाम दी गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीआईजी साई मनोहर ने क्राइम ब्रांच को अवैध हथियारों के सौदागरों को पकड़ने के निर्देश दे रखे थे। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच के हाथ मंगलवार को एक बड़ी सफलता लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी मुकेश गोस्वामी निवासी रुक्मणी नगर सागर, सुनेरिया निवासी रविदासपुरा, रुपेश जाटव निवासी रविदासपुरा को राजवाड़ा और जंजीरवाला चौराहे से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के पास से क्राइम ब्रांच ने 10 पिस्टल, 2 कट्टे और कई राउंड जब्त किए। एडिशनल एसपी मनोज राय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे हथियार धमनो जिला धार के सिकलीगर रंजीत से इंदौर में बेचने के लिए लेते थे। धार जिले के धामनो क्षेत्र में गुजरी के पास रहने वाले रंजीत सिकलीगर नाम के व्यक्ति से ये अवैध शस्त्र लेकर यहाँ बेचने का प्रयास कर रहे थे। इन शस्त्रों को ये 3000 से लेकर 10,000 रुपये के अलग अलग राशियों में लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि इनसे पिछले समय में कुछ और हथियार जो इन्होंने ले आके बेचे हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। थाना तुकोगंज एवं थाना एमजी रोड में कार्रवाई के लिए तीनों आरोपियों को सौंपा जा रहा है। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी मुकेश, सागर और रुपेश ने क्राइम ब्रांच को बताया पिस्टल और कट्टे 3 से 10,000 रुपए में बेचते थे। क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपियों को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को भेज दिया है। हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित मालाकार हत्याकांड के 4 आरोपियों को न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 अन्य आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। 10 अप्रैल 2010 की रात हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित क्लर्क कॉलोनी एक्सटेंशन में मालाकार परिवार के 4 सदस्यों की जघन्य हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्याकांड में राजेश मालाकार, पत्नी सुनीता, 3 साल का पुत्र हार्दिक और 6 महीने के मासूम वंदन की आरोपियों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने इस दिल दहला देने वाली घटना को नाइट्रावेट के नशे में अंजाम दिया था। अपर लोक अभियोजक मोहनलाल बागोरा ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी टोना उर्फ राजेंद्र, सचिन उर्फ सलमान, विजय, पपिया उर्फ विकास को मंगलवार को न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 आरोपी थे, जिसमें से 6 आरोपी को एक आरोपी को दोष मुक्त किया और 6 आरोपियों को सजा दी है। कौन-कौन से आरोपी हैं? 4 आरोपी जो हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है और 2 आरोपी जो हैं उन्हें 3-3 वर्ष के कारावास से दंडित किया। टोना उर्फ राजेंद्र, सचिन उर्फ सलमान, विजय और पप्पी उर्फ पपिया, इनको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। 3 वर्ष का कारावास जिन्हें हुआ है उसमें एक कैलाश और दूसरा शंकर है। ये घटना दिनांक 10/4/2010 की रात्रि की है। राजेश मालाकार, उसकी पत्नी सुनीता मालाकार, उनके 2 पुत्र हार्दिक और वंदन 2.5 वर्ष और 1.5 वर्ष के थे, जिनकी रात्रि में आरोपीगण ने जघन्य तरीके से हत्याकांड करके ये अंजाम दिया था। इस हत्या को थाना हीरानगर ने अन्वेषण किया था, उसके बाद चालान पेश हुआ था। हत्या का कोई ऐसा कारण तो था नहीं, ऐसा लूट का कारण प्रकाश में आया है। आरोपी सचिन उर्फ सलमान को मृतका सुनीता के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं आरोपी शंकर और कैलाश को आरोपियों का साथ देने पर 3-3 साल की सजा सुनाई है। एक आरोपी भारत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गौरतलब है कि शहर की जनता ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
देवहल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में प्रवेश के लिए आयोजित सीईटी परीक्षा के बाद मंगलवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। काउंसलिंग के साथ ही सीटों का आवंटन भी हाथों हाथ किया जा रहा है। गड़बड़ियों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय की सभी अध्ययनशालाओं में मंगलवार से एक साथ ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ ही मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन भी लगे हाथ ही किया जा रहा है। 2698 सीटों के लिए 5400 से ज्यादा विद्यार्थियों ने चॉइस फिलिंग की है। विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा रुचि MBA, M.Tech, MCA और MSc पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिखाई है। सीईटी परीक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्हीं के मुताबिक 30 जुलाई की शाम तक फाइनल प्रवेश सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा 31 से 4 जुलाई तक उन अध्ययनशालाओं में प्रवेश दिया जाएगा जहां पर सीटें खाली रहेंगी। प्रवेश भी ऑनलाइन और मेरिट के आधार पर होगा। कॉलेजों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर प्रवेश तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी कॉलेजों में अब 30 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने से प्रदेश भर में हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कॉलेजों में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने को लेकर बनी पसोपेश की स्थिति अब साफ हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार की दोपहर आदेश जारी कर प्रवेश के लिए तिथि बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक विद्यार्थी अब 30 जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। उच्च शिक्षा ने दूसरी बार तिथि बढ़ाई है। इसके पहले 15 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई की थी। अब 24 जुलाई से 30 जुलाई की गई है। उन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन मोहलत दी गई है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। विद्यार्थी 26 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। प्रवेश तिथि बढ़ने से प्रदेश के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि प्रवेश तिथि निकल जाने की वजह से हजारों विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए थे। वहीं खास तौर पर निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। खबर है कि प्रवेश तिथि बढ़ाने को लेकर निजी कॉलेजों के संचालकों का भी उच्च शिक्षा विभाग पर खासा दबाव था। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी अतिरिक्त संचालक डॉक्टर के जान ने BTV न्यूज को दूरभाष पर बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश संबंधी नए आदेश जारी कर दिए हैं। पानी, गंदगी, बदहाल लाइब्रेरी, समय पर कक्षाएं नहीं लगना और कॉलेज परिसर में जर्जर सड़क सहित अन्य समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज को बंद करवा दिया। समस्याओं से नाराज परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा हक मांगते हमारा हक मांगते हम हमारा हक। परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को बाहर करके मुख्य द्वार भी बंद कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। प्रदर्शन के बाद प्राचार्य के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। समस्याओं से अवगत करा रही है। यद्यपि महाविद्यालय इस पर समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहा है। ABP महाविद्यालय इकाई 8 दिनांक 24 जब तक अपन कुछ वैकल्पिक करें। हमारे यहाँ क्लासेस नहीं लग रही हैं सर। एडमिशन होने को 4 दिन हो गए। विद्यार्थी परिषद के मंत्री अंशुल मुकाती ने बताया कि कॉलेज समस्याओं से पटा पड़ा है, जिसकी तरफ कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जो सड़क है वो अभी तक बनी नहीं है और जिसमें अत्यधिक कीचड़ हो रहा है। सुबह भी कई छात्र उससे आते समय गिरे हैं, कई छात्राओं को चोट भी लगी है, गाड़ियां फिसल रही है और इसीलिए आज महाविद्यालय में उसके अलावा जो अनियमितताएं, कक्षाएं नहीं लगना, बच्चों का आई कार्ड अभी तक नहीं मिलना, इस प्रकार की अनियमितताओं को लेकर आज अभिभावक ने कॉलेज बंद का आह्वान करा था और उसी के लिए हमने आज कॉलेज बंद का आह्वान करा और प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से मांग करी है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं की पूर्ति की जाए। अगर नहीं की जाती है तो अनिश्चित काल के लिए कॉलेज बंद का आह्वान किया जाएगा। इधर समस्याओं को लेकर होलकर विज्ञान महाविद्यालय में भी प्रदर्शन किया गया। पूछताछ कार्यालय का ढर्रा सुधारने, परिचय पत्र अनिवार्य करने, पानी की समस्या दूर करने और कक्षाएं नियमित लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर किए प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
प्राचार्य RK तुगनावत को ज्ञापन भी दिया गया। इधर विद्यार्थी परिषद ने समस्याओं को लेकर अन्य कॉलेजों पर भी प्रदर्शन किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए PTV न्यूज़। नागपंचमी के दूसरे दिन भी वन विभाग ने शहर में बड़ी मुस्तैदी से कार्रवाई की। विभाग ने पश्चिमी इलाके को खास तौर पर ध्यान में रखकर व लोगों की शिकायतों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों के लगभग 70 सांप सपेरों से जब्त किए। वन विभाग के अमले ने नागपंचमी के दूसरे दिन मंगलवार को भी कार्यवाही करते हुए शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित कॉलोनियों में घूम रहे सपेरों से सांप जब्त किए। विभाग ने सपेरों से करीब 60 से 70 सांप जब्त किए। कार्यवाही के दौरान विभाग ने सांपों की ऐसी प्रजाति को भी सपेरों से जब्त किया जो कभी कभार देखने को मिलती है, जिसमें पद्मा नागिन, कोबरा और घोड़ा पछाड़ मुख्य थे। हमने कल के मुताबिक कल भी जिस प्रकार से हमने सर पकड़ने के जो अभियान चलाया था, आज भी हमने सुबह से अभी तक जो चलाया है, तो अभी तक हम करीबन 60-70 सांप पकड़ चुके हैं और इन सर्पों को हम छोड़ने जा रहे हैं। क्या क्या प्रजातियां हैं इन सांपों में खास? इसमें वही सब आम प्रजाति जो पिछले कल जो पकड़ी थी, कोबरा है, घोड़ा पछाड़ है और आपका पद्मा नागिन है और आपका ये को क्या बोलते हैं, नाग है, नागिन है। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक पकड़े गए सांपों में कुछ सांप जहरीले थे जो कि एक्सपर्ट ही पकड़ सकता था। वन विभाग की टीम ने 2 सपेरों की मदद से सांपों को चोरल के जंगल में छोड़ा। मूक प्राणियों के प्रति दया भाव का अनुपम उदाहरण शहर में देखने को मिला। दरअसल कालूराम नाम के व्यक्ति को सांप ने डस लिया था। सांप के डसने के बावजूद कालूराम ने दया भाव दिखाया और अपनी जान की परवाह करे बगैर पहले सांप को जंगल में छोड़ा, फिर अपना उपचार कराया। हालांकि सांप जहरीला था या नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, मगर कालूराम के प्राणियों के प्रति दया भाव ने लोगों को उनकी रक्षा का संदेश जरूर दिया है। कालूराम निवासी विनोबा नगर ड्राइवर का काम करता है। कालूराम को 8 दिन पहले सांप ने काट लिया था, जिसका उपचार MY अस्पताल में चल रहा है। दरअसल कालूराम अपने लसूड़िया क्षेत्र स्थित कैस्ट्रॉल प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर अलमारी हटाते वक्त उसे सर्पदंश का शिकार हो गया था। कालूराम के मुताबिक जिस सांप ने उसे काटा था वो कोबरा प्रजाति का था, मगर कालूराम ने अपनी मौत की चिंता न करते हुए सांप के काटे जाने के बावजूद अपनी आदत अनुसार भी उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया। कालूराम के मुताबिक सांप छोड़ने के बाद उसने तुरंत तराना के किसी झाड़ फूंक करने वाले से छड़वाया और MY अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ। कालूराम के मुताबिक अगर सांपों को लगातार मारा गया तो उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। यही वजह है कि पहले भी कई बार सांपों को बचाया जा चुका है, लेकिन इस बार सांप के काटने के बावजूद भी उसे पकड़कर जीवित छोड़ दिया गया। अलवारी थसकाने गया, उसके नीचे बैठा हुआ था, काट लिया उसने। काटने के बाद उसको पकड़ा, जंगल में छोड़ा, क्योंकि वो तो पर्यावरण की चीज़ है, उसको छोड़ना ही। अगर मार दोगे तो पर्यावरण ही पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। फिर 4 घंटे बाद यहाँ के एडमिट हुआ। वहीं कालूराम का इलाज MY के डॉक्टर अनिल भाराणी भी कालूराम की कहानी सुनकर अचंभित थे। भाराणी के मुताबिक आमतौर पर कोबरा काटा बचता नहीं है, लेकिन कालूराम की सांपों को बचाने की भावना के कारण ही भगवान ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि सांप को हमने सुरक्षित, मैंने उसको पकड़ा और उनको मैं जंगल खेत की तरफ छोड़ के आ गया। तो मैंने इस बात पे बहुत खुशी जाहिर की, क्योंकि आमतौर पे लोग जो स्नेक बाइट होते हैं उसमें सांप को मारने की कोशिश करते हैं, और इस व्यक्ति ने कहा कि मूक प्राणी है, ये समाज के लिए, ये हमारी खेती के लिए मित्र है और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। उसने काटा है, अच्छी बात है, उसका काम था, किसी डर से काट दिया होगा और मेरा काम था उसको बचाना। तो मैं उस बात कालूराम जी के इस भावना से बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि कालूराम को काटे गए सांप के कोबरा होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर ये साफ हो गया था कि जिस सांप ने कालूराम को काटा वो सांप अत्यंत जहरीला था। लेकिन कालूराम की जीवों के प्रति दया भाव ने ही शायद उसे 8 दिन बाद एकदम स्वस्थ कर दिया।
तुकोगंज पुलिस ने दिल्ली और गुजरात के 5 व्यापारियों के खिलाफ 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इंदौर के एक व्यापारी को सौदा शर्त के मुताबिक भेजे गए करोड़ों रुपए के माल के बदले माल न भेजकर फर्जी बिल्टी बनाकर भेज दी थी। तुकोगंज पुलिस ने नेमको कॉरपोरेशन के मालिक नमित सोनी की शिकायत पर पश्चिम विहार नई दिल्ली के फर्म देवसागर सरिया आयरन एंड स्टील कंपनी और गांधीधाम के मीत रोडवेज के जगदीश गढ़वी, मीत गढ़वी, सागर बंसल, कमल बंसल व सुनील बंसल को आरोपी बनाया है। दरअसल मनोरमागंज के व्यवसायी नमित सोनी ने तुकोगंज पुलिस को शिकायत की थी कि कुछ समय पहले उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सरिया पश्चिम विहार की फर्म को भेजा, जिसके एवज में फर्म के मालिक से उतने ही रुपए के लोहे की प्लेट्स लेने की बात हुई थी। मगर कुछ समय बाद देव आर्यन सरिया के मालिकों ने गांधीधाम गुजरात की मीत रोड लाइन से मिलकर माल न भेजते हुए फर्जी बिल्टी और इनवॉइस भेज दी, जिसकी शिकायत फरियादी ने तुकोगंज पुलिस को की थी। ये करीब है 15 से ये 1 आध महीने की बात, एक 15 दिन से ये लोग आप पूछताछ कर रहे थे कि भाई क्या मामला है। इसके बाद जब इनको संतोषजनक जवाब मिल जाता तो यहाँ कायमी करवाई। पेमेंट एडवांस नहीं था? हाँ, पेमेंट पहले इनने माल दे दिया था और इनके बदले में उनको दूसरा माल देना था। ये पहली बार ऐसा हुआ है या कि बड़ौदा ऐसा होगा, इतनी जानकारी नहीं है, पर ये अभी ऐसा पहली बार इनके साथ। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? ये है 4 लोग हैं। एक तो है सागरमल बंसल, कमल किशोर, सुनील और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और एक ये मीत ट्रांसपोर्ट है जो गुजरात का है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 दल गुजरात और गांधीधाम भेज दिए हैं। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया। पुलिस विभाग की ओर से एएसपी उपस्थित थे। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान याचिका का जवाब अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने पेश किया। जवाब में कहा गया कि अपराधों की रोकथाम के सभी प्रयास किए जा रहे हैं और रिक्त पदों की भर्ती भी जल्द कर ली जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से एएसपी राजेश सिंह उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बागड़िया ने नाइट्रावेट की बिक्री पर रोक लगाने और पुलिसकर्मियों के लंबे समय तक एक स्थान पर पदस्थ रहने की बात उठाई। मामले में अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। सिटी वैन चालकों के राजवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के बाद वैन चालक मंगलवार को यातायात थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या नवागत एएसपी को बताकर उचित हल निकालने की बात कही। एएसपी से मिले आश्वासन के बाद चालकों ने एएसपी पर भरोसा जताया है। यातायात थाना पश्चिम क्षेत्र के डीएसपी एमके जैन ने राजवाड़ा क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू करते हुए राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी वैन चालकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के विरोध में वैन चालक मंगलवार को यातायात एएसपी अंजना तिवारी से मिलने पहुंचे और उनसे प्रतिबंध हटाने की मांग की। हालांकि अंजना तिवारी ने चालकों को स्पष्ट कर दिया है कि यह शहर उनके लिए नया नहीं है। पहले भी चालकों को इस तरह के कई मौके दिए, लेकिन चालक भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार हो गया था कि पूरी गाड़ियाँ अवैध परमिट ज़्यादा चल रही थी, तो हमें ही नहीं मिल रहा था धंधा। तो आप थोड़ा परमिट वालों के लिए आप कर गाड़ियाँ हैं वो सब पहले अंदर हो जाए, गाड़ी को एएसपी ने चालकों को भी हड़काते हुए कहा कि अवैध परमिट की जितनी भी गाड़ियां चल रही है उनकी शिकायत कर पहले उन्हें सड़क पर से हटवाओ, तब आपकी मांगों पर विचार किया जा सकेगा। मुलाकात के बाद चालकों ने भी एएसपी अंजना तिवारी पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है। हाँ जी, हम जितने भी हैं सभी जो परमिट वाले इन अवैध गाड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इन गाड़ियों को संरक्षण कहीं ना कहीं एक बाहुबली लोगों का मिला हुआ है, जिससे ये गाड़ियाँ शहर में दौड़ रही हैं, जिससे इन परमिट वाली गाड़ियों का धंधा खराब हो रहा है। अगर इसमें यातायात शामिल होगा तो मैडम इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पूर्ण तरह गंदगी साफ कर देंगी। और हमें मैडम से बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहले भी 2 बार डीएसपी पद पे मैडम रह चुकी है। हर मीटिंग में हमने मैडम का उदाहरण देते हुए कहा और मैडम के रहते हुए यातायात में काफ़ी सुधार आएगा। बहरहाल एएसपी अंजना तिवारी की प्राथमिकता शहर में अवैध रूप से चल रहे लोक परिवहन के वाहनों को सड़क पर से हटाने की है।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इन कोशिशों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई और पश्चिम क्षेत्र स्थित एक नाला पानी से लबालब हो गया है। नाले में पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं, साथ ही लोगों को डर भी है कि कहीं तेज बारिश होने पर पानी फिर से घर में न भर जाए। लोगों की नाराजगी महापौर और प्रशासन से भी है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र मल्हार पलटन स्थित नाला महज थोड़ी सी बारिश में लबालब हो गया। नाले का पानी बहकर घरों में घुसने लगा। बारिश की आमद के साथ ही इस तरह के हालात सामने आने से रहवासियों के मन आशंकित हो उठे हैं। पानी के घरों में घुसने की चिंता और कोई अनहोनी का डर उन्हें सताने लगा है। सूचना दिए जाने के बावजूद निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। दोनों मल्हार पलटन के बीच में एक पुल है, इसमें नाला बहता है और नाला जो है वो पूरा कल से फुल हो रहा है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। कल से आज तक कल से पूरा भरा रहा था, लोगों को घरों में पानी घुस रहा है, आसपास इतना फुल भर गया है। शिकायत की है उनको, कमिश्नर को, मेयर को, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कोशिश की जा रही है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, नाले में गिर जा रहा है, निकलने की जगह नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को। बच्चे मासूम होंगे और पानी पूरा भरा रिया है, ऊपर जाने की जगह नहीं है, पूरा चढ़ाव नीचे धस रिया है हमारा। इस मामले में महापौर से चर्चा की तो उनका कहना था कि शहर में कुल 42 नालों की सफाई निगम ने की है, जिसमें से मात्र एक नाले का प्रकरण सामने आया है, जिसकी जल्द सफाई करवाई जाएगी। 42 नालों की हमने सफाई की है। एक नाले के ऊपर ये पानी भरने का प्रकरण आया है, तो आप ये तो मानिए ना कि 41 नालों के ऊपर सफाई ठीक ठाक हुई है और वो भी अतिक्रमण के कारण उसका वो भी नाला साफ हुआ है। एक हिस्सा उसका छूट गया था और आपको ये जानकारी होगी कि जो अतिक्रमण है नाले ये नुजूल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं और ये अतिक्रमण हटाने का काम नुजूल के उससे ही हम कर सकते हैं। आगे का वो हटाया था, बीच में उस हिस्से के ऊपर अतिक्रमण है और इसलिए आज मैंने उसमें वापस हमारे जेडो को कहा है कि उसकी सारी लिस्ट बना के हम नुजूल विभाग को सूचित करें और उनसे नोटिस जारी करवाएं। हालांकि महापौर ने नाले की सफाई न होने के पीछे एक और कारण बताया। महापौर का कहना था कि नाले पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया गया है। नुजूल जब तक नाले से अतिक्रमण नहीं हटाएगा तब तक सफाई कार्य ठीक से नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि शहर के अधिकांश नालों पर बड़ी संख्या में कब्जे किए जा चुके हैं। बरकुआ क्षेत्र की एक महिला और उसकी वृद्ध मां को SMS के जरिए परेशान करने वाले एक आरोपी को वी केयर फॉर यू ने गिरफ्तार किया है। शक्तिनगर में रहने वाले आरोपी जितेंद्र पिता जगन्नाथ ने अपने पिता के मित्र के परिवार को भी नहीं बख्शा। संबंधों को दरकिनार करते हुए आरोपी ने फरियादी परिवार की महिला को SMS करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी जितेंद्र ने घर की बुजुर्ग महिला तक को अश्लील SMS कर दिया। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है। आरोपी को वी केयर फॉर यू की टीम ने पार्ट्स खरीदने के बहाने बुलाया और गिरफ्तार किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए PTV न्यूज़। महंगे होते इंदौर में भले ही नेता और भूमाफिया ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर अपनी लालची नजर को गड़ाए रखे हों और हरियाली को हजम भी करते जा रहे हों, लेकिन आज भी शहर में कुछ चुनिंदा जगह ऐसी भी हैं जहां रिमझिम बारिश ने हरियाली को सौंदर्य के अनुपम रंगों से सुशोभित किया है। हल्की फुल्की बारिश के बाद प्रकृति ने अपनी ऐसी छटा बिखेरी है जो देखते ही बनती है और यह कहने पर मजबूर करती है कि हमारा शहर आज भी हरा भरा और खूबसूरत है। गर्मी की तपन और प्रदूषण की जलन के बाद रिमझिम फुहारों ने इन पेड़ पौधों की धूल साफ कर इनमें नई जान फूंक दी है। रूठे सावन के प्रसन्न होते ही शहर ने एक बार फिर हरियाली की चादर ओढ़ ली है। शहर की हाई राइज बिल्डिंगों से प्रकृति की सौंदर्यता का नजारा और दिल को सुकून के साथ ठंडक पहुंचा रहा है।
2 दिनों में हुई हल्की फुल्की बारिश से ही शहर के प्राचीन और पुरातत्व स्मारक भी इन हरी भरी टहनियों के बीच आकर्षक और खूबसूरत नजर आने लगे हैं। वहीं शहर के मध्य का यह हिस्सा जहां राजबाड़ा, MTH कंपाउंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की हरियाली हवाओं के वेग में झूम झूम कर अपनी मनमोहक अदाओं से इकरा और इठला रही है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में से झांकती हरियाली पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को बयां कर रही है। भीगी और काली सड़कों पर बने बड़े बड़े चौराहे इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। तो बिल्कुल ही कम बचे, यही 1-2 जगहों पे ही है जो था। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि होना चाहिए जागरूक लोगों को। पहले की हरियाली आपने देखी होगी शहर की, जब शहर इतना विकसित थी तब में आपने क्या अंतर पाया? पहले की हरियाली तो बहुत अच्छी थी, इससे अब तो पेड़ सब कट गए हैं। तो वाकई बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। और हरियाली तो बस एक ये अच्छी जगह है, खंडवा रोड है, इसके अलावा तो हरियाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मध्य की बात करें, मध्य में तो एक यही लगता है इंदौर के अंदर मध्य में कि ये वाली रोड एकदम सही से हटे। वायन रोड, रेस्कोस रोड होना चाहिए। दूसरा क्षेत्र भी कोई सा और डेवलप होने चाहिए कि इस टाइप से हो कि थोड़ा अच्छा लगे घूमने, घर से बाहर भी निकले तो बढ़िया लगे। थोड़े बहुत और पेड़ पौधे बीच के जो डिवाइडर है इन पे भी थोड़े और लगाने चाहिए, जिससे कि थोड़ा बारिश में तो हरियाली रहेगी। अभी जो मौसम बना है उसको, अभी जो मौसम बना है ये तो बढ़िया ही है, घूमने लायक मौसम है एकदम। ऐसे हरे भरे और प्राकृतिक सौंदर्य के यह खूबसूरत नज़ारे अब धीरे धीरे शहर से गायब होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शहर का तेजी से होता विकास। विकास की इस नदी में हम ऐसे बह रहे हैं कि अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से यानी पर्यावरण संरक्षण को हम भूले या नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जो इस शहर के लिए एक बुरा और खतरनाक संकेत है। अब भी जनप्रतिनिधियों ने जागरूक होकर पर्यावरण के दुश्मनों से निपटने के लिए कोई योजना या कड़े कानून नहीं बनाए तो शहर की बची खुची हरियाली को भी भूमाफिया हजम कर जाएंगे और शहर से प्राकृतिक सौंदर्य के ऐसे खूबसूरत नज़ारे सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही नजर आएंगे। हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई का नज़ारा इस बार पहले से बिल्कुल अलग नजर आया। अब आवेदकों से समस्याएं और शिकायतें लिखित में लेने के साथ ही उन्हें कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत निराकरण की तारीख और संबंधित अधिकारी का नंबर भी दिया गया। इसके अलावा BPL, आर्थिक सहायता और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के आवेदन के लिए भी पृथक व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का नज़ारा इस मंगलवार को पहले बिल्कुल अलग था। नवागत कलेक्टर ने जनसुनवाई की कार्यप्रणाली को बदलकर उसे नया रूप दे दिया है। अब समस्या और शिकायत लेकर आने वाले आवेदकों को कंप्यूटरीकृत रसीदें दी जा रही हैं, जिसमें समस्या के निराकरण की तारीख और संबंधित अधिकारी का नंबर दिया जा रहा है, ताकि वही आवेदक फिर वही समस्या लेकर जनसुनवाई में न आ सके। नई व्यवस्था के तहत हुई जनसुनवाई में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जनसुनवाई में हमेशा की तरह फिर आवेदकों की भीड़ उमड़ी। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। चौधरी पार्क के लोग जमीन और आवंटन के मामले में कॉलोनाइजर की शिकायत लेकर पहुंचे। चौधरी पार्क मूसाखेड़ी रहवासीगण है जो खसा नंबर 400 पे स्थित है, वो उसके अन्य भी उन्होंने कॉलोनी काट दी है। और हम जो जब लोग उसके नाम की आवेदन देने जाते हैं पुलिस से कि हमें बगीचा दो, गार्डन दो या स्कूल की ज़मीन दो, तो वो हमारे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करवाते हैं। ये इतने सारे लोगों का इसमें। इसी बीच विकलांग लोगों का समूह भी नारेबाजी करते हुए ट्राइसिकल पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचा, जिनसे बाहर ही SDM विवेक श्रोतीय ने ज्ञापन ले लिया।
पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विकलांगों की मांग है कि उन्हें आईडीए के फ्लैट और मकानों में 2 की जगह 6% आरक्षण दिया जाए और किश्तों में और रियासत दी जाए। समस्या है, हमारी मांगे तो बहुत है, हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, वो 150 रुपये की जगह तो 1000 रुपये किया जाए। हमारे मांगे बहुत दिन से चल रही है, आज 12 साल हो गए। दिल्ली में होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, कोई मांगे हमें मान ही नहीं रहे। अब हमारे हाथ में नहीं, ऊपर से है हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है। वहीं जनसुनवाई में संजय प्रजापत नामक पत्नी पीड़ित भी पहुंचा, जिसकी पत्नी ने 2 शादियां तलाक लिए बगैर कर ली। अब संजय उससे तलाक चाहता है। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने जनसुनवाई में आए बदलाव और उसमें आई समस्याओं के बारे में बताया कि ये नई व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए है। वहीं बीपीएल कार्ड के लिए भी नई व्यवस्था निगम के सहयोग से शुरू की जा रही है। आर्थिक सहायता सिर्फ गंभीर बीमारी के रोगियों के लिए है। पेंशन प्रकरण के लिए अलग काउंटर शुरू करने और जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं को टोकन नंबर सहित वेब पर डालने की बात भी कलेक्टर ने कही। बार मेरा पहला जनसुनवाई था तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई। एक तो बीपीएल एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आमद होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने जोन वाइज व्यवस्था बनाई है। हर जोन के 3 अलग अलग जगहों पे हमने उसके लेने की व्यवस्था रखी है। और हमारे एसडीएम के जो रीडर हैं, क्योंकि बेसिकली ये एसडीएम कोड के केस के रूप में दर्ज होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बीपीएल पात्रता का परीक्षण होता है, ये एसडीएम अधिकृत होता है नगरीय क्षेत्र के लिए, और वो केस दर्ज करके उसकी पात्रता जांच करता है। और उसके बाद अगर वो बीपीएल पात्रता मतलब उसके एक अंक सिस्टम होता है, अंक में 14 के नीचे होता है तो बीपीएल होता है, नहीं होता उसके ऊपर होता है तो नहीं होता। उसके अलावा उसमें पक्का मकान अगर होता है तो बीपीएल का पात्र होता है। इसी प्रकार के बहुत सारे नॉर्म्स हैं उसमें। उस नॉर्म्स के अंतर्गत जाँच होकर उसकी पात्रता अपात्रता निर्धारित होती है और उसके पश्चात वो नगर नियम में बीपीएल नंबर के लिए जाता है और तत्पश्चात उसका कार्ड बनता है। बहरहाल जनसुनवाई के तरीके में हुए बदलाव से कितने लोगों को सुविधा होती है और कितने लोगों की समस्याओं पर वाकई सुनवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जनसुनवाई के तरीके का आगाज अच्छा है। शहर का भूजल स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है, जिसके मद्देनजर निगम ने वर्षा जल पुनर्भरण के लिए जन जागरूकता अभियान का श्री गणेश किया है। जागरूकता अभियान का लाभ उठाने वाले नागरिक को निगम महापौर ने संपत्ति कर में छूट देने की बात भी कही है। वर्षा जल पुनर्भरण एवं संवर्धन के लिए मंगलवार को महापौर ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घटते जमीनी जलस्तर को बढ़ाने के लिए ये सभी गाड़ियां शहर में प्रचार प्रसार करेंगी। जलस्तर बढ़ाने के लिए पाइल कॉलम विधि, वृत्ताकार नाली विधि, छिद्र युक्त केसिंग पाइप जैसी कई विधियों को निगम प्रचार प्रसार और अनुभवी लोगों के माध्यम से शहरवासियों को बताएगा। महापौर कृष्ण मुरारी मोखे ने बताया कि 1 करोड़ के बजट से जागरूकता अभियान को पूरा किया जाएगा। जो व्यक्ति इस अभियान के चलते बारिश का पानी संजो के रखने के लिए घरों में उपाय करता है, उस व्यक्ति को नगर निगम संपत्ति कर में 6% छूट भी देगा। और पिछले कुछ वर्षों से ये लगातार प्रयत्न चले हुए हैं कि जो वर्षा का जल है इसका रिचार्जिंग में उपयोग होना चाहिए, और ये प्रतिवर्ष हम इस सीजन के अंदर चलाते हैं और वर्ष भर भी हमारी ये गतिविधियाँ चलती हैं। सामान्यतः मैं तो जितने भी कार्यक्रमों में, चाहे भूमि पूजन का हो चाहे लोकार्पण का हो, प्लांटेशन और जल संवर्धन, इन 2 विषयों के ऊपर बोलता ही, और उसका परिणाम भी आप महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी वाटर बॉडी सारी जिंदा हुई, उसका परिणाम है कि इस वर्ष अभी तक भी हमारे 90% 1 महीना वर्षा विलंब से होने के बावजूद भी चालू है। और मैं समझता हूं कि इसको तेज़ी के साथ में किया जाएगा तो जो एक भूजल स्तर लगातार गिर रहा था इंदौर का, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। नगर निगम की 1 करोड़ के बजट से जल स्तर बढ़ाने की ये योजना शहर में कितनी कारगर हो पाएगी, ये तो मानसून के मेहरबान होने पर ही पता चलेगा। आमतौर पर रेखा चित्र कई चीजों को हूबहू दर्शाते हैं, लेकिन शहर के कलाकार ने नया एक्सपेरिमेंट करते हुए रेखा चित्र के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट और सेमी एब्स्ट्रैक्ट को दर्शाते चित्रों को तैयार किया है। इन चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को उत्तरांचल के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने किया। कैनवास पर बनी ये कलाकृतियां अध्यात्म और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रही हैं। इन चित्रों के माध्यम से चित्रकार ने ईश्वर और अल्लाह को एक करते बताया है।
चित्र में बताया गया है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में बजरंगबली शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में अली को बड़ा बलवान माना गया है। इसलिए बजरंग अली के नाम से बनाए गए इस चित्र में बजरंगबली बनाकर उनके हाथों में तलवार दी गई है। वहीं ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रह को भी दिखाने का चित्रकार ने सफल प्रयास किया है। चित्रों और रंगों के द्वारा प्रदर्शनी में खत्म होते शिष्टाचार और बढ़ती वैमनस्यता को दिखाते इन चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। चित्रों में बताया गया है कि आज किस तरह से लोगों में धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि धर्म, इंसान और समाज सब एक हैं। चित्रकार रिजाउद्दीन ने प्रदर्शनी के बारे में बताया और कहा कि प्रति चित्र की कीमत 10,000 रुपए है। इससे कमाए हुए पैसों का 25% भाग वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डोनेट करेंगे। ये मेरा 50वां शो है और ये इंदौर में लगभग मैं सबसे ज़्यादा शो एग्जीबिशन यहीं लगाता हूँ। उसकी वजह है कि मैं चूँकि इंदौर का हूँ और जो काम है तो मैं सर्वप्रथम अपने यहाँ के नागरिक हैं और विशेषकर यहाँ के जो कलाकार बंधु हैं, वो कला का जो माहौल बना है इंदौर में, तो एक माहौल बनाने की प्रयास है यहाँ पे कि हमारे जो पेंटिंग्स हैं जो मूलतः लोगों को एक शिकायत हमेशा बनी रहती कि हमें समझ में नहीं आती, उन्हीं पेंटिंग को मैंने शो लगाया कि हम एक रेखा चित्र के माध्यम से, और उसकी थीम बनाई गई जो वर्तमान समय वैमनस्यता है, जो दूरी हो, सांप्रदायिक सौहार्द और प्लस 2 रंगे, जहाँ एक यह दुनिया और एक जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे पाताल लोक है जो पुराने हमारे दर्शनों में जहाँ हम स्वर्ग में हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने एलियंस के रूप में उन चीज़ों को बताया। प्रदर्शनी में 25 रंगीन और 35 रेखा चित्रों को प्रदर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तरांचल के राज्यपाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट कैनवास पर समाज को रिफ्लेक्ट करता है। जिस ब्रश से पीड़ित मानवता का दर्द छलके वही सच्चा कलाकार है। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज फास्ट की ओर। मनोरमागंज क्षेत्र में एक गाय सूखे कुएं में जा गिरी। दरअसल मनोरमागंज क्षेत्र में अरुण गुप्ता नामक शख्स के प्लॉट पर स्थित सूखे कुएं में अचानक गाय गिर गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाय कुएं में गिरी उस वक्त कुएं में कचरा जल रहा था। क्षेत्रीय रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही पानी डालकर आग बुझाई। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला। मंगलवार दोपहर जीतनगर के रहवासी क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आईजी ऑफिस पहुंचे। दरअसल भंवरकुआ थाने के अंतर्गत आने वाले जीतनगर के रहवासी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की बढ़ रही गतिविधियों से त्रस्त होकर आईजी अनुराधा शंकर से मिलने पहुंचे थे। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में बदमाशों के कारण बच्चों, महिलाओं और लड़कियों का इलाके से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। रहवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाने, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर से परंपरागत निकलने वाली भोले बाबा की भव्य बारात इस साल की सावन के आखिरी सोमवार को भूतेश्वर मंदिर से निकलेगी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रबंधक मनोज परमार ने बताया कि शाम 4 बजे निकलने वाली यात्रा में इस बार अनूठा प्रयोग किया गया है, जिसमें 45 किन्नरों की टोली भजनों पर नाचते हुए चलेगी। वहीं यात्रा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला रथ में सवार होकर निकलेंगे। परमार ने बताया कि यात्रा में अलग अलग प्रदेशों से बुलवाई पार्टियां भजन गाते हुए अपनी प्रस्तुतियां देते हुए चलेंगी। बड़े बड़े संतों के सानिध्य में निकलने वाली यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस भूतेश्वर मंदिर पहुंचेगी। राष्ट्रसंत पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं गुजरात केसरी आचार्य भरत सागर जी महाराज के शिष्य शिवसागर महाराज की प्रेरणा में अखिल भारतीय पुलकजन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच ने 11 भक्तामर मंत्रों का जाप करवाने का संकल्प लिया है, जिसे 123 दिनों में शहर के विभिन्न मंदिरों में संपन्न किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए प्रदीप बड़जात्या और मीना झांझरी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 26 जुलाई को सुबह 8 बजे मंत्रों के साथ नंदानगर में होगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वारदात, शराब व्यवसाय के मुनीम का रुपयों से भरा बैग उड़ाया, पैसे जमा कराने बैंक पहुंचा था मुनीम, पुलिस ने जारी किए फुटेज। सावेर यूको बैंक में पिस्टल की नोक पर सनसनीखेज लूट, हेलमेटधारी बदमाशों ने उड़ाया 65,000 रुपयों से भरा बैग, कर्मचारियों को बनाया बंधक, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए है बेहतर हालात, सरकार ने किए हैं भारतीयों की सुरक्षा के प्रयास तेज, कहा ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जूड परेरा ने। एमआरपी से 2 गुने दाम में मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचना होटल संचालक को पड़ा भारी, नापतौल विभाग ने दर्ज किया प्रकरण। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के 3 सौदागर पकड़ाए, 10 पिस्टल 2 कट्टे जब्त। मालाकार हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 2 वर्ष पूर्व हीरानगर थाना क्षेत्र में हुआ था जघन्य हत्याकांड, परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से की गई थी हत्या। विश्वविद्यालय ने की पहली बार सीईटी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, एमबीए, एमटेक व एमसीए में दिखाई विद्यार्थियों ने रुचि, 2698 सीटों के लिए काउंसलिंग। और वन विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी, पश्चिमी क्षेत्र से पकड़े विभिन्न प्रजाति के 70 से ज्यादा सांप जंगल में छोड़ा।